Assalamualaikum dear students. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, as you are aware that we are discussing about animal tissues और एनिमल टिश्यूज़ में अभी तक हमने इपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एडिपोज टिश्यू, अरोलर टिश्यू, इसी तरह हमने बून के बारे में पढ़ा, कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, टेंडन के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक हमारे पास ब्लड है और ब्लड जो बेटा है ये भी एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। तो इससे पहले हम देखेंगे ब्लड क्या है, ब्लड किन चीजों का बना होता है, उन तमाम चीजों के से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज ब्लड की देखेंगे। अगर हम इस ब्लड की बात कर रहे हैं बेटा, ये जो ब्लड है, ब्लड होता है बेटा, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फ्लूइड या फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, या हम कह सकते हैं इट इज मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे भी बोल सकते हैं हम, इट इज मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या इट इज फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये फ्लूइड होता है, ये लिक्विड शेप में होता है और इट कैन, इसके पास कैपेबिलिटी होती है टू मूव, ये मूव करता है, इसलिए इसको मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके बाद अगर हम ब्लड को देखते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एज द रिवर ऑफ द बॉडी, इसको रिवर ऑफ द बॉडी कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रिवर ऑफ द बॉडी, इसको रिवर ऑफ द बॉडी कहते हैं। ब्लड को अगर हम देखेंगे बेटा, इट इज रेड इन कलर व्हेन ऑक्सीजनेटेड, रेड इन कलर व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड पर्पल इन कलर व्हेन डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिला होगा उस टाइम इसका कलर रेड होता है, जब इसके साथ ऑक्सीजन होगा, यानी कि ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होगा। लेकिन ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला इंप्योर वाला ब्लड होता है, उसका कलर क्या होता है बेटा, पर्पल होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा, ये ब्लड जो है ये इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन पीएच, यानी कि अगर इसका हम पावर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, पीएच इसका देखेंगे, ये अल्कलाइन होता है और इसका पीएच होता है 7.4, यानी कि ये बेसिक होता है ब्लड, इसका पीएच होता है 7.4। उसके बाद देखते हैं हम बेटा, ये जो ब्लड है, अगर ब्लड को हम देखेंगे, इट इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर, इट इज स्लाइटली heavier than water, it is slightly heavier than water, यानी कि वैल्यूम बाय वैल्यूम अगर हम बात करेंगे, ये स्लाइटली हैवियर देन वाटर होता है। उसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड है दैट इज डेंसर देन वाटर, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर, इट इज डेंसर देन वाटर। और अगर हम देखेंगे एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग में होते हैं बेटा 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड, 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड, यानी कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाते हैं 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे आपको किसके बारे में बताया, ब्लड के बारे में बताया। और मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लड जो है, अगर हम इसको टेस्ट करेंगे बेटा, ब्लड जो है इट इज सॉल्टी इन टेस्ट, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट, यानी कि ब्लड जो है इट इज सॉल्टी इन टेस्ट, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। ये टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट में सॉल्टी होता है। अच्छा, नुन मज़ेवानात ब्लड्स क्लियर, वो भी बताऊंगा मैं आगे कि व्हाई दिस ब्लड इज सॉल्टी इन टेस्ट, ये टेस्ट में सॉल्टी क्यों होता है। तो बेटा इसके बाद हम देखेंगे और दो टर्म्स के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड एज, व्हाट डू मीन बाय हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी किसको कहते हैं? वी कैन से दैट द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with
the branch of science which deals with the study of blood, is called hematology. यानी कि एक ऐसा ब्रांच साइंस का जो किसके बारे में हमें बताता है, ब्लड के बारे में. ब्लड क्या है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ब्लड के रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स है, उन तमाम चीजों को हम पढ़ते हैं किसके जरिए, एक ब्रांच ऑफ साइंस के जरिए, दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी. लेकिन अगर हम मेडिकल साइंस में बात करेंगे, इन मेडिकल साइंस में अगर हम बात करेंगे, इन मेडिकल साइंस हेमाटोलॉजी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स. हाँ, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करेंगे, उसमें हेमाटोलॉजी का मतलब होता है कि जब ब्लड को अगर डिसऑर्डर्स आएंगे, ब्लड के जो डिजीज है, ब्लड के जो डिफेक्ट्स हैं, जैसे यहां पे मैं कुछ डिफेक्ट्स का नाम लिखूंगा, लिक्यूमिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड. इसी तरह लिम्फोमा इज द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड. इसी तरह सिकल सेल एनीमिया, सिकल शेप्ड आरबीसीज बनती है. ये कुछ मैंने डिफेक्ट्स यहां पे बताए जो ब्लड में होती है, जो डिजीज ब्लड के अंदर होती है. मेडिकल साइंस में उसी इनके ट्रीटमेंट को, यानी कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है, इनके ट्रीटमेंट को जब इनको ट्रीट किया जाएगा तो उसी ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं बेटा, हेमाटोलॉजी कहते हैं. इसलिए मैंने यहां पे लिखा, इन मेडिकल साइंस हेमाटोलॉजी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स. यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी. इन मेडिकल साइंस हेमाटोलॉजी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. और एक ऐसा पर्सन specialist in the field of hematology is called hematologist. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो स्पेशलिस्ट होगा किस फील्ड में, हेमाटोलॉजी के फील्ड में. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो ब्लड के बारे में स्टडी करता होगा, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जो जानता होगा, इसके बारे में जो माहिर होगा ब्लड को स्टडी करने में, ब्लड के रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट करने में, उस इंसान को क्या कहते हैं बेटा, दैट पर्सन विच इज स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ हेमाटोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजिस्ट. उसको क्या कहते हैं बेटा, हेमाटोलॉजिस्ट. इसी तरह हम यहां पे देखेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय हेमोपायसिस. हेमोपायसिस किसको कहते हैं, हेमोपायसिस. व्हाट डू वी मीन बाय हेमोपायसिस. हेमोपायसिस किसको कहते हैं, वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड और blood cells is called hemopoiesis. यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, जिस प्रोसेस के जरिए ब्लड बनता है, या जिस प्रोसेस में ये ब्लड सेल्स बनते हैं, ब्लड इंसान की बॉडी में बनता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, हेमोपायसिस. यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड. सिंपली जिस प्रोसेस के जरिए ब्लड बनता है, ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स बनते हैं, उसी प्रोसेस को हेमोपायसिस कहते हैं. तो बेटा ये मैंने आपको कहा ब्लड के बारे में, ये मैंने आपको कहा हेमाटोलॉजी के बारे में, ये मैंने आपको कहा यानी कि हेमोपायसिस के बारे में. अब हम देखेंगे ब्लड जो है बेटा, ब्लड के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं. वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, अनदर इज कॉल्ड एज ब्लड सेल्स. यानी कि ब्लड जो बेटा है, जो ओपैक है, ये जो स्लाइटली अल्कलाइन है, जिसका pH 7.4 है, जो सॉल्टी इन टेस्ट है, इसकी कंपोजिशन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स.
जिनको दूसरा नाम ब्लड कॉर्प सेल्स भी कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा के अंदर दो कंपोनेंट्स होते, सॉरी ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। यहां पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए ब्लड की स्ट्रक्चर दिखाई है। यहां पे मैंने रेड कलर से, रेड मार्कर से जो बनाया है बेटा ये फ्लूइड, रेड मार्कर से जो ये फ्लूइड बनाया है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा। और इसमें मैंने ब्लैक कलर से ये सेल्स बनाई है, इन सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? ब्लड सेल। तो प्लाज्मा प्लस ये ब्लड सेल जब मिलते हैं, यही क्या बनाता है? ब्लड बनाता है। तो अब इस प्लाज्मा को, इस फ्लूइड पार्ट को, फिर ब्लड सेल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है प्लाज्मा। व्हाट डू वी मीन बाय प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा, अगर हम इस पूरे ब्लड में देखेंगे, इस पूरे ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं। एक इसमें फ्लूइड वाला पार्ट होता है, दूसरा इसमें सॉलिड वाला पार्ट होता है। सॉलिड वाला पार्ट जो है उनको ब्लड सेल्स कहते हैं, फ्लूइड वाले पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। सो वी कैन से दैट प्लाज्मा जो है इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का कौन सा पार्ट होता है? फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। क्लियर? अगर ये फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है, अगर हम इस प्लाज्मा का कलर देखेंगे, प्लाज्मा जो बेटा है इट इज फैट येलो इन कलर। प्लाज्मा इज फैट येलो इन कलर। ब्लड का कलर देखेंगे, ऑक्सीजनेटेड तो रेड, डीऑक्सीजनेटेड तो पर्पल। लेकिन अगर हम इसमें प्लाज्मा की कलर देखेंगे, प्लाज्मा फ्लूइड वाले पार्ट का कलर देखेंगे, दैट इज इट इज फैट येलो इन कलर। उसके बाद दिस प्लाज्मा it forms about 60% of blood। यानी कि ब्लड सेल्स को लेके, प्लाज्मा को लेके पूरे ब्लड में अगर हम देखेंगे, प्लाज्मा अकेले इस पूरे ब्लड का कितना परसेंट बनाता है? 60%। बाद में सेल्स लेते हैं, सेल्स ओनली फॉर्म 40%। अकेले प्लाज्मा इसमें 60% बाय वॉल्यूम होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसकी कंपोजिशन क्या होती है? प्लाज्मा जो बेटा है ये भी अल्कलाइन होता है। प्लाज्मा इज आल्सो अल्कलाइन इन पीएच, ये भी बेसिक होता है। लेकिन अब हम देखेंगे प्लाज्मा जो बेटा है इसकी कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा? फर्स्ट, प्लाज्मा कंटेन्स वाटर, इसके अंदर वाटर होता है। नंबर सेकंड, it contains, we can say that, dissolved gases, it contains dissolved salts, salt सोर्स है इसके अंदर, it contains nutrients। फिर एक बार सुना, मैं प्लाज्मा की कंपोजिशन बोल रहा हूं। प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, प्लाज्मा के अंदर मिनरल साल्ट्स होते हैं जिनको डिसॉल्व्ड साल्ट्स भी कहते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। इन डिसॉल्व्ड साल्ट्स को मिनरल, वी कैन से दैट प्लाज्मा साल्ट्स भी कहते हैं। दिस आर आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा साल्ट्स। मैं फिर बताऊंगा, वाटर होता है, डिसॉल्व्ड गैस होते हैं, डिसॉल्व्ड साल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, इसी तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मैंने यहां पे आपको दिखाया कि ये वाला फ्लूइड पार्ट जो है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसका कलर फैंट येलो है, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर वाटर है, डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, डिसॉल्व्ड साल्ट्स हैं, प्लाज्मा साल्ट्स हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ये तमाम मिला के क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। अगर हम इस प्लाज्मा को देखेंगे बेटा, इस प्लाज्मा में पहले अगर हम देखेंगे वाटर, इस पूरे प्लाज्मा का जो इस ब्लड का 60% बनाता है प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में अकेले जो वाटर होता है, प्लाज्मा में जो वाटर होता है, ध्यान रखना बेटा मेरी तरफ, अगर हम वाटर की बात करेंगे, प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है इट फॉर्म्स अबाउट 90 to 92%। प्लाज्मा के अंदर
अकेले वाटर कितना होता है 90 to 92%। बाकी जो मैंने कहा डिसॉल्व्ड गैसेस है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रेंट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो सिर्फ 8% बनाते हैं। लेकिन अकेले इस प्लाज्मा के अंदर कितना वाटर होता है 90 to 92%। उसके बाद इसके अंदर डिसॉल्व्ड गैसेस होते हैं, डिसॉल्व्ड गैसेस। अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे, प्लाज्मा के वाटर में, इस वाटर में, प्लाज्मा के इस वाटर में कौन कौन सा डिसॉल्व्ड गैस होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लियर? इसी तरह अगर हम मिनरल सॉल्ट देखेंगे या जिनको प्लाज्मा सॉल्ट्स कहते हैं, प्लाज्मा सॉल्ट्स, उन प्लाज्मा सॉल्ट्स में अगर हम देखते हैं बेटा, उनमें क्लोराइड्स पाए जाते हैं, कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड्स पाए जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड्स। फिर बताऊंगा मैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम क्लोराइड्स। इस तरह सोडियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है। इस तरह कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन, मैग्नीशियम। तो मैंने कहा इस प्लाज्मा के अंदर जो साल्ट्स पाए जाते हैं उनमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम क्लोराइड्स, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये डिसॉल्व्ड साल्ट्स होते हैं, ये प्लाज्मा साल्ट्स होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा इसके अंदर न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रेंट्स। थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर होता है बेटा, उनको न्यूट्रेंट्स कहते हैं। जिन न्यूट्रेंट्स में बेटा ग्लूकोज आता है, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। मैं फिर बताऊंगा, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, प्लाज्मा के अंदर फास्फोलिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। बेटा ये डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह प्लाज्मा के अंदर मैंने भी कहा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। दो जो प्लाज्मा के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं बेटा, मैं यहां पे लिखूंगा प्लाज्मा के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं। और जो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं उनमें अमोनिया आता है, अमोनिया, यूरिक एसिड आता है, यूरिया आता है, एटसेट्रा। तो तीन मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लाज्मा पे पाए जाते हैं, जिसमें अमोनिया आता है, यूरिक एसिड आता है, यूरिया आता है। तो बेटा ये मैंने कहा कि प्लाज्मा पहले इसके अंदर 90% वाटर होता है, 90%, 90 to 92%। बाकी 8% जो बचते हैं उसमें मैंने आपको कहा डिसॉल्व्ड गैस होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस तरह मैंने आपको कहा उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन होता है बेटा? एल्ब्यूमिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स में एक तो बेटा एल्ब्यूमिन पाया जाता है, दूसरा ग्लोबुलिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन। इसी तरह एमिनोग्लोबुलिन पाया जाता है, एमिनोग्लोबुलिन। तो बेटा मैं फिर बताऊंगा, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स है उनमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, उनमें ग्लोबुलिन पाया जाता है, उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, उनमें प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, उनमें फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन पाया जाता है, फिब्रिनोजन। तो जो इस प्लाज्मा के अंदर, जो इस फ्लूइड पार्ट के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। तो बेटा ये मैंने आपको कंपोजिशन बताई किसकी? प्लाज्मा की। जो इस पूरे ब्लड का ये
फ्लूइड वाला पार्ट जो है प्लाज्मा जो इसका 60% बनाता है, 40% ब्लड सेल्स बनाते हैं। उस प्लाज्मा में मैंने कहा वाटर होता है 90 to 92%, बाकी 8% जो है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स है, वो डिसॉल्व्ड गैसेस है, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, वो प्लाज्मा सॉल्ट्स है, वो डिसॉल्व्ड गैसेस है एटसेट्रा। उसके बाद इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ब्लड सेल्स। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। ब्लड सेल्स में हम देखते हैं जो दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड का, ब्लड सेल्स, जिसमें हमें रेड ब्लड सेल्स पढ़ना है जिनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ना है जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ना है जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इन रेड ब्लड सेल्स की शेप पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स की, ब्लड प्लेटलेट्स की। तो होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक फी अमानिल्लाह।